नमस्कार दोस्तों। तो इससे पहले हम 1919 के अधिनियम को पढ़ चुके हैं। आज हम 1900 उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। और 1935 का अधिनियम इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आगे चलकर भारत के संविधान का आधार बना। ठीक है, तो 1935 का जो अधिनियम था उसकी क्या विशेषताएं थी और इसके बारे में भारतीयों की क्या प्रतिक्रियाएं रही, तो इन सब के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे 1935 के अधिनियम के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की पहली विशेषता क्या थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ही भारत में पहली बार संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही भारत में पहली बार संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई। दूसरी जो इसकी विशेषता थी वो थी कि 11 ब्रिटिश प्रांत 6 चीफ कमिश्नर और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी। ठीक है, तो इसी अधिनियम के माध्यम से 11 तो ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल में 104 सीटों में से 52 सीटें केंद्रीय विधानमंडल की 104 सीटों में से 52 देशी रियासतों से भेजे जाने थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार इस शर्त को पूरा करने में असमर्थ रही और अखिल भारतीय संघ का जो सपना था वो विफल हो गया। ठीक है, इसी क्रम में इसकी अगली जो विशेषता है
वो है द्वैध शासन से संबंधित। ठीक है। 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया था उसको 1935 के अधिनियम के माध्यम से हटा दिया गया था। प्रांतों में से हटाकर और केंद्र में लगा दिया गया था। तो इसी अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया अब प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया और केंद्र में इसे लागू कर दिया। तो केंद्र के जो विषय थे उनमें उनको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो केंद्रीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से दो भागों में विभाजित कर दिया गया? वही पहला हस्तांतरित विषय और रक्षित विषय। ठीक है। हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत क्या क्या रखे गए? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, कबायली क्षेत्रों से संबंधित मामलों को रक्षित विषयों के अंतर्गत रखा गया और बाकी के जो शेष बचे जो मामले थे वो किस में रखे गए? हस्तांतरित विषय में रखे गए। तो इनमें कौन कौन से मामले रखे गए? एक तो पहला तो था प्रतिरक्षा, दूसरा है विदेशी मामले, तीसरा है धार्मिक मामले, चौथा है कबायली क्षेत्रों से संबंधित कबायली क्षेत्रों से संबंधित मामले। ठीक है। शेष सभी विषय हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रहे। ठीक है। अगली विशेषता की बात करते हैं। इसी अधिनियम के माध्यम से शक्तियों का केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियों का प्रावधान किया गया। तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3
सूचियों का प्रावधान किया गया। ठीक है, पहली सूची संघीय सूची, दूसरी सूची प्रांतीय सूची, और तीसरी सूची थी समवर्ती सूची। ठीक है, इसके अंतर्गत संघीय सूची के अंतर्गत कितने विषयों को रखा गया? 59 विषयों को। संघीय सूची को 59 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची को कितने विषय दिए गए? 56 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको था? प्रांतीय सूची को। समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय थे? 36 विषय। ठीक है, संघ सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार था वह संघीय विधानमंडल के पास था। कानून बनाने का अधिकार संघीय विधान मंडल के पास था। और प्रांतीय सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार था वह प्रांतीय विधान मंडल को था। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को था, दोनों को था। कानून बनाने का जो अधिकार था समवर्ती सूची पर वह संघीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल दोनों को ही समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार था। अगर किसी विषय को लेकर दोनों में बहस हो जाए या दोनों में मतलब मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संघीय विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, तो ये केंद्र व प्रांतों में शक्तियों के विभाजन करने के लिए 3 सूचियों का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही किया गया है। ठीक है, चौथी इसकी विशेषता की बात करते हैं। इसकी जो चौथी विशेषता थी उसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों को क्या कर दिया गया था? स्वतंत्र कर दिया गया था। यानी कि इसी अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को क्या दी गई? प्रांतों को स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। ठीक है, यानी कि प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। भारतीयों के जो वहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि थे उनको सौंप दिया गया। और जो केंद्र था, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो गई और केंद्र में ब्रिटिश सरकार और भारतीय जो लोग थे वो मिलकर केंद्र सरकार को संचालित करेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन जो 1919 में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी उनमें कुछ परिवर्तन किए गए। तो केंद्रीय द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, तो इनमें कुछ परिवर्तन किए गए। तो केंद्रीय जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी
उसके दो अंग थे, एक तो उच्च सदन, दो सदन थे, उच्च सदन जिसे राज्य परिषद भी कहते हैं, राज्य परिषद, और एक था निम्न उच्च सदन और निम्न सदन। तो इनकी जो सदस्य संख्या थी और इनका जो कार्यकाल था उनमें परिवर्तन किया गया। निम्न सदन को विधानसभा भी कहा जाता है, विधान सभा। ठीक है, तो यहां पर जो उच्च सदन थी उसकी 1919 के अधिनियम में जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? सदस्य संख्या, तो सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किया गया यहाँ पर। वहां पर सदस्य संख्या 60 थी और यहाँ पर कितनी हो गई? यहाँ की जो सदस्य संख्या थी और इधर सदस्य संख्या, कार्यकाल, इसकी जो सदस्य संख्या थी वो थी 375, इसकी 260, कार्यकाल इसका कितना कर दिया गया? 9 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना रखा? 5 वर्ष। ठीक है, उच्च सदन के जो सदस्य थे उनकी संख्या 260 रखी गई और इनमें से जो ब्रिटिश प्रांत से थे वो 156 थे और बाकी के जो थे वो देशी रियासतों से संबंधित थे, देशी रियासतों से थे प्रतिनिधि, और इसका जो काल था वो 9 वर्ष का रखा गया। और उच्च सदन के जो सदस्य थे उनका प्रति 3 वर्ष में 1/3 लोगों का, यानी कि प्रति 3 वर्ष में 1/3 जो सदस्य थे, सदस्य क्या करते थे? अवकाश ग्रहण करते थे, अवकाश ग्रहण करते थे। इसकी जो चुनाव प्रक्रिया थी वो प्रत्यक्ष थी और इसकी जो चुनाव प्रक्रिया थी वो अप्रत्यक्ष थी, यानी कि उच्च सदन के जो सदस्यों का चुनाव था वो प्रत्यक्ष रूप से था। चुनाव प्रत्यक्ष, यानी कि निम्न सदन के जो सदस्य थे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता था। जबकि हमारे भारतीय संविधान में ये उल्टा है, जबकि निम्न सदन के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और उच्च सदन के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो प्रांतों में स्वायत्तता हो गई और केंद्रीय द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में ये कुछ परिवर्तन हुए थे जो जिसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसके बाद भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। अगली जो विशेषता है इसकी, भारत के 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधान
मंडल की स्थापना की गई। स्थापना की गई। वो 6 प्रांत कौन कौन से थे? तो ट्रिपल बी, एम ए एस, 3 बार बी और एम ए एस, याद करने की दृष्टि से ट्रिपल बी मास। ठीक है, तो प्रथम बी से बंगाल, बिहार और बम्बई। मद्रास, एम से मद्रास, ए से असम और एस से संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो ये वो 6 प्रांत थे जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगली जो इसकी विशेषता है, इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। स्थापना की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश, व 6 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। ठीक है, लेकिन व्यवहार में एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश ही रहे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 6 अन्य न्यायाधीशों का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन व्यवहार में केवल यही हो सका कि एक मुख्य न्यायाधीश रहा और 2 अन्य न्यायाधीश रहे। 1 मिनट। भारत का जो प्रथम न्यायाधीश था वो था सर मॉरिस ग्वायर। तो प्रथम भारतीय जो न्यायाधीश बने, प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर बने। प्रथम न्यायाधीश कौन बने? सर मॉरिस ग्वायर। ठीक है, इसके बाद में इसी अधिनियम के माध्यम से 1935 का जो अधिनियम था उसी के माध्यम से हरिजनों, मुस्लिमों, सिखों, एंग्लो इंडियनों, यूरोपियनों तथा भारतीय ईसाइयों को पृथक चुनाव प्रणाली के आधार पर प्रतिनिधित्व, विधान मंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, तो इसी अधिनियम के माध्यम से हरिजनों
सिखों, एंग्लो इंडियनों, यूरोपियनों तथा भारतीय ईसाइयों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर विधानमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है। इसी अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में सिंध व उड़ीसा दो नए प्रांतों का निर्माण किया गया या गठन किया गया। तो इसी अधिनियम द्वारा भारत में सिंध व उड़ीसा दो नए प्रांत गठित किए गए। ठीक है। तो इसी अधिनियम के द्वारा भारत में दो और नए प्रांत बनाए गए, सिंध और उड़ीसा। उन्नीस सौ 35 का जो अधिनियम था ये अब तक का सबसे लंबा और सबसे जटिल अधिनियम था। तो इसकी एक विशेषता यह भी है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए सभी अधिनियमों में से यह सबसे लंबा व सबसे जटिल अधिनियम रहा है और याद करने में भी सबसे जटिल ही है। तो आज के बाद नहीं रहेगा, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये अब तक की सभी अधिनियमों में से सबसे बड़ा अधिनियम था और ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम में अपनी सर्वोच्चता को बरकरार रखा। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश
सरकार ने इस अधिनियम में अपनी सर्वोच्चता को बरकरार रखा, अपना दबदबा रखा इसमें भी। इसने, ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम में किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो संशोधन करने का अधिकार था वो ब्रिटिश सरकार ने अपने पास ही रखा। ठीक है, तो किस प्रकार से अपना जो दबदबा था वो बरकरार रखा? संशोधन का अधिकार अपने पास रखकर। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने अपनी सर्वोच्चता को बरकरार रखा। इनमें जो राजस्थान में जो राजस्थान क्या, भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी उसमें वो अंतिम न्यायालय नहीं था, उसके खिलाफ भी आप अपील कर सकते थे लंदन प्रिवी काउंसिल में। तो एक ये बात भी ध्यान रख लेना आप 1935 के अधिनियम के संदर्भ में कि भारतीय संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था, इसके विरुद्ध लंदन प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। ठीक है, यह अधिनियम कब तक लागू रहा भारत में? 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा और नवंबर 1950 तक कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहा। ठीक है, फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950 को तो हमारा भारत का जो संविधान है वो लागू हो ही जाता है, लेकिन बहुत हद तक जो भारत का संविधान है वो 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। ठीक है, तो इस अधिनियम के बारे में भारतीयों का क्या कहना था, यानी कि भारतीयों के विचार या भारतीयों के शब्द जो भारतीयों ने कहे। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में 1935 के अधिनियम के संदर्भ में भारतीयों के विचार। सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में दो बात कही है कि ये अधिनियम बहुत सारे ब्रेकों वाली बिना इंजन की गाड़ी है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि यह बहुत सारे ब्रेकों वाली बिना इंजन की गाड़ी है। अभी बिना इंजन की गाड़ी कैसे चल सकती हैं, और वो भी ब्रेकों वाली, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि ये दासता का आज्ञा पत्र है। तो इन्होंने 19 अधिनियम के बारे में दो बातें बोली थी। एक तो थी बिना ब्रेक वाली, मतलब बहुत सारे ब्रेकों वाली बिना इंजन की गाड़ी, और दूसरा बोला था कि दासता का ये आज्ञा पत्र है। और अगली जो बात बोली थी इसी अधिनियम के बारे में, वो बोली थी राजगोपालाचारी जी ने क्या कहा कि यह संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है। ठीक है। और अगली जो बात बोली थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोली थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस योजना को एक सड़ी और भौतिकपूर्ण से खराब और अपूर्ण व अस्वीकृति लायक योजना बताया था। यानी कि यह सड़ी हुई भौतिक रूप से खराब व अस्वीकृति के लायक योजना है। ठीक है। तो ये 1935 का जो अधिनियम था उसके बारे में भारतीयों के जो विचार थे वो ये थे। आशा करता हूँ कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और पॉलिटिकल को एक अलग ही तरीके से पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए जो पॉलिटिकल में जो भी कंपटीशन की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं कोशिश करूँगा उनको आप तक बेहतर तरीके से कंप्लीट करके और पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।